हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैश इसके में स्वागत है। हम चीन के द्वारा भारत पर किए गए हमले और भारत के क्षेत्रों पर किए गए कब्जे के बारे में जानेंगे कि 1962 में क्या कारण था कि चीन ने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया और अब वर्तमान में क्या कारण है कि चीन भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने में असमर्थ हो गया और अपने सैनिकों को पीछे ले गया। एक एक कर हम इन सभी के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। वर्तमान समय में चीन ने ये डीप सैंक है, यहाँ पर ये गलवान वैली है, यहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे ये पैंगोंग झील है यहाँ पे, और ये चमार क्षेत्र है यहाँ पे। इन क्षेत्रों पर विवाद खड़ा किया है। इसके पहले ये यहाँ पर भी जो नाकुला है, यहाँ पर भी विवाद कुछ दिन पहले चीन से हमारा हुआ था। इन क्षेत्रों पर भी डोकलाम को लेकर विवाद चीन से हमारा हुआ था। ऐसे भूटान का यह क्षेत्र डोकलाम है, लेकिन भूटान की सुरक्षा करने का दायित्व भारत के पास है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर भी चाइना ने अपना दावा किया था और इन क्षेत्रों के रास्ते वह भारत के और क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना अपने विस्तारवादी नीति के तहत चाहता था कि भारत के इन क्षेत्रों पर वह कब्जा कर ले। उसने पूरे विश्व में यह बताया कि भारत का यह क्षेत्र पहले उसका क्षेत्र था। 1860 के पहले जब यहाँ राजा की सत्ता थी, ब्रिटिश के आने के बाद इन क्षेत्रों को चाइना से छीनकर भारत में शामिल किया गया था और वह अब इन क्षेत्रों को भारत से चाहता है। लेकिन भारत का मानना था कि जो ब्रिटेन के समय संधि हुई थी उसके अनुसार यह अब भारत का अंग है, भारत के क्षेत्र है। चाइना और भारत के बीच 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ था पंचशील, और यह कहा गया था कि चाइना भारत के क्षेत्रों पर न तो हमला करेगा और न भारत चाइना के क्षेत्रों पर हमला करेगा। दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखेंगे, और यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया था। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील में अपना विश्वास जताया था। लेकिन 1958 में चीन ने ऐसा मानचित्र प्रकाशित किया जिसमें लद्दाख से लेकर असम सीमा तक हिमालय प्रदेश 1,32,090 वर्ग किमी उसने चाइना का भाग दिखाया, जिस पे जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति भी किया था। 1959 में संकट काल तब आया जब तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया, और तिब्बतियों को दबाने के लिए चीन ने सैनिकों का उपयोग किया, सैनिक बल का प्रयोग किया, और यह तिब्बत का क्षेत्र जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको चाइना ने कब्जे में ले लिया। चीन ने इस घटना के लिए भारत को दोषी पाया और 1959 में ही चीन ने हिमालय के भारतीय क्षेत्रों पर चढ़ाई कर दी और भारत ने विरोध किया। चीन ने भारत के लगभग 31,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर तब तक कब्जा कर लिया। 1962 में भारत चीन भी हुआ। तब जवाहरलाल नेहरू ने सभी देशों से सहायता मांगा, लेकिन सभी देश में से एक अमेरिका ने ही सहायता करने पर जोर दिया, और उस समय जॉन कैनेडी राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने भारत की सहायता के लिए कलकत्ता बंदरगाह से सैनिकों को और हथियार को भेजा। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने गुट निरपेक्ष देशों से भी सहायता मांगा था, लेकिन किसी ने सहायता नहीं किया। जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री
मोदी को जहाँ जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस से सहायता मिल रहा है, उस समय जवाहरलाल नेहरू को केवल अमेरिका ने ही सहायता किया था। रसिया ने भी उस समय भारत की सहायता नहीं की थी। कारण था कि क्यूबा में सोवियत संघ, चूँकि उस समय रूस सोवियत संघ था, कई देश का समूह था, तो क्यूबा में उसने अपने मिसाइल स्थापित किए थे और अमेरिका को उससे खतरा था। इसलिए जब अमेरिका भारत के सहयोग करना चाहा तो रसिया ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि रसिया भी साम्यवादी देश था और ये माओवादी देश था। दोनों का लगभग नीति एक था। अमेरिका ने सहायता तो किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने समय पे सहायता नहीं मांगा। तब तक चीन ने भारत के 31,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्रों पर कब्जा किया था। आइए जानते हैं कितना वर्ग किलोमीटर पर कहाँ कहाँ कब्जा किया है चाइना ने। ये है अक्साई चीन। यहाँ पे चाइना ने कब्जा किया है 1570 किलोमीटर। इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। ये है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र। यहाँ पे 545 किलोमीटर कब्जा किया है। इसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर। और ये है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ 1325 किलोमीटर, जिसमें भूटान का भी यह क्षेत्र है। यहाँ पे इसको भी चाइना ने कब्जा किया है। लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने भाग पर चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में। जब अमेरिका ने सैनिक सहायता भारत को भेजा जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, तब यह चाइना ने स्वयं ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसमें लोग कहा जाता है कि भारत चाइना से हार गया। ऐसा नहीं है। चाइना और भारत के बीच युद्ध होता, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहाँ पे एंट्री किया, सहायता देने के लिए भारत की तरफ से आया, चाइना खुद युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। लेकिन इन क्षेत्रों पर चाइना ने कब्जा रखा। बाद में इंदिरा गांधी को यह लगा कि हमें शक्तिशाली देश बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने परमाणु बम बनाने की बात सोची। चूँकि चाइना ने 1964 में परमाणु बम बना लिया था, इसलिए अब परमाणु बम बनाना अति आवश्यक था। इसलिए 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण किया और यह 12 किलो की क्षमता का था। मतलब इसका वज़न जो था वह 12 किलो का था। इंदिरा गांधी ने परमाणु बम इसीलिए बनवाया ताकि हम शक्तिशाली बन सके और अब कोई देश हमारे क्षेत्रों पर न तो हमला कर सके और न हमारे क्षेत्रों को जीत सके। यही कारण है कि वर्तमान में जब चाइना गलवान के रास्ते भारत में चाहता था इन क्षेत्रों पर कब्जा करना, तो हमारे सैनिकों ने गलवान में ही चाइनीज़ सैनिकों को रोक दिया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और भारत जो है इसी परमाणु बम के बल पर चाइना को आगे बढ़ने से रोक दिया। एक तो यह कारण था। दूसरा, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व चाइना को दोषी मानते हैं, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। और चाइना का मकसद यही था कि पूरे विश्व की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को ख़राब करे और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे। इसलिए भारत को संपूर्ण देश का सहयोग मिला। तीसरा कारण था कि दक्षिण चीन सागर में विवाद वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया को लेकर है। इस कारण जो है इस क्षेत्र में भी तनाव बढ़ रहा है। अगर भारत से चाइना युद्ध करता तो उसको इस क्षेत्र में भी युद्ध करना पड़ता, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे अपना नौसेना बेड़ा भेज दिया था फिलीपींस के पास, और वह तुरंत यहाँ से युद्ध करता नौसेना बेड़ा, तो इसको यहाँ पर भी लड़ना पड़ता। तीसरा, यहाँ जापान और चीन के बीच यहाँ एक द्वीप है, उसको लेकर विवाद है, और उसको लेकर विवाद होने के कारण इधर से भी चाइना को युद्ध करने की नौबत आ जाती। ताइवान से भी चाइना का हमेशा ही तनाव चलता है, तो यहाँ से भी युद्ध हो जाता। इन सभी को देखते हुए चाइना ने अपना सैनिक का पीछे किया है, अपना कदम पीछे खींचा है। रसिया भी चूँकि भारत को अस्त्र शस्त्र सप्लाई कर रहा है, तो रसिया भी चीन के समर्थन में नहीं आ सकता था, इसलिए मजबूरन चीन को पीछे
जाना पड़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दक्षिण चीन सागर में क्या समस्या है उसके बारे में बताएंगे। जापान और चीन के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है इसके बारे में ही पढ़ाएंगे। आज हम केवल भारत के बारे में और चाइना के बारे में ही आपको बताएंगे कि चाइना क्या कारण है कि मजबूर होकर पीछे हट गया है। ये सब कारण थे जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को सहयोग मिला। दूसरा कि हमारे पास परमाणु बम है, इसलिए चाइना को इस बात का डर है कि अगर हमने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने की और कोशिश की तो भारत अपने अग्नि मिसाइल में परमाणु बम रखकर हमारे क्षेत्रों पर हमला कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो इस कारण भी चीन को पीछे लौटना पड़ा। तीसरा कारण है कि हमारा चीन के साथ व्यापार जो है अधिक होता था। आयात चीन भारत में सबसे ज़्यादा करता था, उसको लाभ होता था यहाँ से। तो व्यापार को घाटा न हो, व्यापार बना रहे, इसलिए चीन को पीछे लौटना उसकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि हमारे साथ उसका व्यापार अच्छा खासा था। अब जो है भारत सरकार ने भी और राज्यों ने भी उसके साथ कई व्यापार डील को तोड़ दिया है। तो चीन के ऊपर भी वहाँ के व्यापारियों का दबाव है कि भारत के साथ युद्ध न हो, ताकि हमारा जो व्यापार होता है भारत के साथ वो हो। तीसरा है कि कोरोना वायरस के कारण चीन की भी अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है। वहाँ भी अब आयात जो है कम हो रहा है वहाँ से अन्य देशों को। इस कारण चीन इस परिस्थिति में नहीं है कि वह युद्ध करे। चौथा कारण था कि अमेरिका और चीन के बीच तानातनी चल रहा है। अगर वह भारत से इस क्षेत्रों में युद्ध करता है तो उससे ये दक्षिण चीन सागर में भी युद्ध करना पड़ जाएगा और जापान के साथ इन क्षेत्रों में भी युद्ध करना पड़ जाएगा। पाँचवा कारण है कि तिब्बती लोग अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक मौका मिल जाएगा और वह स्वतंत्र होने के लिए खुद ही चीन में ही विद्रोह शुरू हो जाएगा। ये कारण है चीन के पीछे लौटने का। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण चीन सागर के बारे में आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।